हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कल हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन कर चुके थे। आगे उसके बाद बचता है फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सीखेंगे आज। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, अगर कल का वीडियो लेक्चर आपने देखा हो तो कल हम लोग सीखे थे डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? जब ऑसिलेशन हो रहा होता है किसी मीडियम में तो वो ऑसिलेशन धीरे धीरे डाई आउट हो जाता है, नहीं एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस होती है, एनर्जी डेसिपेट होता है और ऑसिलेशन धीरे धीरे इवेंचुअली रुक जाता है, नहीं ऑसिलेशन डाई आउट, ऑसिलेशन खत्म हो जाता है। वैसे को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना, उसको बोला जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये कल हम लोग समझ चुके हैं और इसमें सारा कुछ एक्सप्रेशन आ गया था एम्पलीट्यूड का। ये ए प्राइम आया था, ए ई पे पावर माइनस बी टी बाय 2m, ओमेगा ओमेगा प्राइम आ गया था कितना, रूट अंडर के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर। नहीं, ये कल आ चुका था। एक एक और चीज रह गया था डैम्प्ड ऑसिलेशन में कल, जो ध्यान नहीं आया। एनर्जी एनर्जी का एक्सप्रेशन रह गया था डैम्प्ड ऑसिलेशन में। एनर्जी क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं है, एनर्जी जो हम लोग पढ़े थे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में, हाफ के ए स्क्वायर, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में पढ़े थे। नहीं, टोटल एनर्जी यही आता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे ए प्राइम हो जाएगा, नहीं यहाँ पे हाफ के ए प्राइम हो जाएगा और ए प्राइम का वैल्यू रखेंगे हाफ के, और ए प्राइम का ये ए होगा, ए प्राइम नहीं, ए प्राइम का वैल्यू ये रखेंगे ए का स्क्वायर ई पे पावर माइनस बी टी बाय एम। इस स्क्वायर से ये नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा उसके साथ पावर में, तो है ना। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा। ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, ये कल रह गया था। तो E इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर ई पे पावर माइनस बी टी बाई 2m, सॉरी m, है ना, 2 तो यहाँ से कट जाएगा, ये जब पावर आएगा तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा होगा आपको। तो ये कल हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में पढ़ रहे थे, है ना। ऑसिलेशन डाई आउट हो जाता है इवेंचुअली, ठीक है। एनर्जी का लॉस होता है लगातार, है ना, एनर्जी लगातार बॉडी लूज कर रही होती है जब मीडियम में ऑसिलेट होता है कोई सिस्टम। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन ये हम लोग कल पढ़ चुके थे। आगे आज बढ़ेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन समझते हैं अब थोड़ा, है ना। ये अब थोड़ा समझ लेते हैं अब आगे फोर्स्ड ऑसिलेशन, और रेजोनेंस की भी बात करेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे का टॉपिक है फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, आज इसकी बात करेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। नहीं, तो फ्री ऑसिलेशन बेसिकली क्या है कि जैसे हम लोग कोई पेंडुलम लिए या कोई भी झूला ले लिए और उसको ऑसिलेशन, उसको मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके, है ना, उस पर फोर्स लगा के उसको छोड़ दिए, तो क्या होता है, मीन पोजीशन से थोड़ा उसको धक्का लगा के उसको ऐसे, है ना, ये ऐसे पेंडुलम रहा और इसको ऐसे करके ये एक्सट्रीम तक लाके इसको छोड़ दिए, तो क्या होगा, ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। तो ये जो ऑसिलेशन है जिससे कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, तो ये जो ऑसिलेशन है इस केस में बॉडी जो है एक फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है जिसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस बॉडी का। नहीं, जैसे सिंपल एक पेंडुलम है, उसको आपने स्विंग कराया और छोड़ दिया तो पेंडुलम ऐसे ऐसे, नहीं पेंडुलम ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो पेंडुलम, वो बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना, उसको कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और वैसे ऑसिलेशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। तो वैसा ऑसिलेशन जिसमें बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही होती है, वैसे फ्रीक्वेंसी को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। तो इसके पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं फ्री ऑसिलेशन क्या है। फ्री ऑसिलेशन तो ये बेसिकली है ऑसिलेशन ऑफ बॉडी, ऑसिलेशन ऑफ बॉडी
with its natural frequency. बॉडी का ऑसिलेशन उसके अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, है ना, उसका जो बॉडी का खुद का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे ऑसिलेशन हो रहा है, तो उसको कहते हैं फ्री ऑसिलेशन, है ना। अब जब फ्री ऑसिलेशन बॉडी का हो रहा है, सिस्टम का हो रहा है, अब मीडियम में हो रहा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हम लोग कल सीखे थे और आज भी थोड़ा रिकैप कर दिए, बॉडी का धीरे धीरे डैम्पिंग होगा, है ना, बॉडी की एनर्जी लगातार लूज होगी और बॉडी इवेंचुअली रुक जाएगा, सिस्टम इवेंचुअली रुक जाएगा, ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगा, ऑसिलेशन मर जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। तो फ्री ऑसिलेशन जब किसी बॉडी का होता है तो धीरे धीरे डैम्पिंग होता है और ऑसिलेशन इवेंचुअली रुक जाता है। तो फ्री ऑसिलेशन में होती है डैम्पिंग, है ना, और ऑसिलेशन जो है वो डाई आउट हो जाता है, ऑसिलेशन डाई आउट। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ऑसिलेशन ना कभी खत्म हो ना, एनर्जी डिसिपेट तो हो रहा है जिससे ऑसिलेशन, जिससे एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, जैसे कोई झूला है और आपका दोस्त बैठा है, आप उसको एक बार धक्का लगा दिए, वो झूल रहा है ना, उसका देखिए कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे फिर कम होता है, वो धीमा होने लगता है, तो फिर आप धक्का लगाते हैं, है ना, फिर वो थोड़ी देर ऑसिलेट किया, फिर वो एनर्जी थोड़ा लूज किया एयर मीडियम में, फिर वो धीमा होता है थोड़ा थोड़ा, फिर आप उसको धक्का लगाते हो। या खुद भी हम झूले पे बैठे तो हम क्या करते हैं, पैर से लगातार ग्राउंड को ऐसे प्रेस कर रहे होते हैं और अपना मोशन जो है, स्पीड जो थोड़ा बढ़ा रहे होते हैं लगातार, है ना, ऑसिलेशन को और तेज कर रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड और बढ़ाते रहते हैं लगातार। तो या तो काम हम खुद से करते हैं या अपने किसी फ्रेंड से करवाते हैं, नहीं, झूले को धक्का लगातार बार बार एक फोर्स लगा के देते रहते हैं झूले पे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑसिलेशन का अगर डैम्पिंग हो रहा है, ऑसिलेशन का अगर डैम्पिंग हो रहा है, तो कैसे हम उसको ऐसे बना के रखें कि वो ऑसिलेशन अनडैम्ड ऑसिलेशन की तरह चलता रहे, डैम्पिंग कभी होना, डैम्पिंग तो होगा ही, डैम्पिंग हो लेकिन वो एम्पलीट्यूड कम ना हो, उसको हम फिर से एक फोर्स लगा दें। तो ये जो डैम्ड ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन की डैम्पिंग हो रही है धीरे धीरे, और ऑसिलेशन खत्म हो सकता है, नहीं, तो हमें क्या करते हैं उस केस में कि ऑसिलेशन डैम्ड ना हो, इस केस में क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगाते रहते हैं, वही वो जो दोस्त आपका झूले के साथ कर रहा है, बार बार आपको ऐसे धक्का लगा रहा है, नहीं, या पैर से जो बार बार ग्राउंड पे प्रेस कर रहे हो, तो ये जो एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स है जिससे ऑसिलेशन लगातार बरकरार रहता है, बिल्कुल अनडैम्ड ऑसिलेशन जैसा, वैसे ऑसिलेशन को कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो ऑसिलेशन का डैम्पिंग डैम्पिंग ना हो, डैम्पिंग मतलब होगा एम्पलीट्यूड कम होगा, लेकिन उस समय अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो फिर अपना वो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड रिस्टोर कर लेगा। तो हम क्या करते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन, एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन यही है कि क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स, व्हेन एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स applied on the body so as to make oscillation as undamped, undamped। तो अगर हमको ऑसिलेशन को अनडैम्ड की तरह बढ़ाना है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीडियम है, लगातार उसका एनर्जी डिसिपेट होगा सिस्टम का, तो क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगाते रहना होगा ताकि वो अनडैम्ड ऑसिलेशन की तरह चलता रहे, और ऐसे ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, और ऐसे ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो सच ऑसिलेशन आर फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, है ना, इसी को कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। आपको एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स देते रहना होगा ताकि आपका ऑसिलेशन डैम्प ना करे, है ना, ताकि आपका ऑसिलेशन डैम्प ना करे। तो ये फोर्स्ड ऑसिलेशन था। अब इसमें वही फोर्स का एक्सप्रेशन देख लेते हैं क्या हो जाएगा, नहीं,
एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं थोड़ी, वही जो सेम डैम्प्ड ऑसिलेशन में किए थे कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं वही फोर्स का एक्सप्रेशन। तो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में जो फोर्स का एक्सप्रेशन होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का, जो एसएचएम में हम लोग देखे थे, वो क्या होता है? वो होता है माइनस के एक्स, यही होता है। इसके बाद हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखें, इसमें डैम्पिंग होती है, तो एक और फोर्स आता है जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से डैम्पिंग हो रहा होता है, वो कल भी लिखे थे, वो आ जाता है माइनस बी वी। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन की कहानी यहां तक। अब यहां से आगे क्या है? एक एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स है, इसलिए नाम भी इसका फोर्स्ड ऑसिलेशन इसलिए है। वो लगा देते हैं, तो वो कितना लगाना होता है? वो आ जाता है इसमें एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव। एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये वो एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स है, उसका ये मैथमेटिकल पिक्चर है ना? ये एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स, एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स है जो आपको लगाना है ताकि वो एम्पलीट्यूड डिके ना करे, नहीं, एम्पलीट्यूड रिस्टोर करता रहे हर समय अपने ओरिजिनल वाले को। ये वो फोर्स का एक्सप्रेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ओमेगा डी इसमें क्या है? ओमेगा डी है, ये फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की, यही फोर्स है जो आपके एम्पलीट्यूड को डिके होने से काउंटर कर रहा है ना, बचा रहा है, आपके ऑसिलेशन को डाई आउट नहीं होने दे रहा है। तो ये उस ड्राइविंग फोर्स को जो आपको डिराइव कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये ओमेगा डी क्या है? दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी है। अब इसमें सेम कहानी चलेगी कल वाली, है ना? इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो वही F इक्वल टू एम ए लिखेंगे, और ये माइनस के एक्स माइनस बी वी और प्लस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई। तो ये m हो जाएगा m डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के एक्स माइनस बी, v को लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, और ये हो जाएगा एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये बनेगा। तो इसको इधर कर लेते हैं, नहीं तो ये हो जाएगा क्या? m को डिवाइड भी कर लेते हैं, तो ये डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, के एक्स को इधर करें या बी डी एक्स वाले को इधर कर लें, b और m को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये m डी एक्स बाई डी टी, है ना, m को डिवाइड कर रहे हैं पूरे से, तो इससे खत्म हो जाएगा m बाई एम वन, और इधर सारे में m आ जाएगा, और इसको इधर भी ला रहे हैं, तो ये इधर आ गया, के एक्स भी इधर आ जाएगा, m डिवाइड में होना है, और ये हो जाएगा माइनस एफ नॉट साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अगेन ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन अभी आपके सिलेबस के बियॉन्ड है, सिर्फ आपको इसका सॉल्यूशन याद रखना है, ध्यान रखना है, और हम डायरेक्ट लिखेंगे इसका। इट्स सॉल्यूशन इज x इक्वल टू ए, अनडैम्ड में a लिखे थे, डैम्ड में a प्राइम लिखे थे, इसमें a डबल प्राइम कर देते हैं, है ना, तो वो डिफरेंस ध्यान रहेगा। a डबल प्राइम साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, तो ये वो सॉल्यूशन है ना, ये वो सॉल्यूशन है। x इक्वल टू ए डबल प्राइम साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ओमेगा डी पता चल गया क्या है? फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की। तो ये इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो आगे हम लोग अब देख लेते हैं ये एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन, है ना, कल जैसे देखे थे एम्पलीट्यूड का, वो लिखे भी थे भी, ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई टू एम। फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये ए डबल प्राइम क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो ये आप लोग होपफुली नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ा जाए।
तो ए डबल प्राइम ये क्या होगा? तो ए डबल प्राइम होता है, अगेन ये आपको नहीं जानना ये कैसे आ रहा है, आपको बस ये फाइनल रिजल्ट वो भी याद नहीं रखना, बस देखना है रेजोनेंस के लिए। एफ नॉट डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर और क्या है ये प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर और ये हाफ। ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, नहीं ये आएगा भी नहीं। ये बस हम लोग यूज करेंगे रेजोनेंस के कंडीशन को समझने के लिए, है ना। तो यहां से वो रेजोनेंस का कंडीशन समझने के लिए इसको यूज करेंगे। तो ये वो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है जो आता है, ठीक है। ये वो एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है ना। ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फोर्स की, वो जो एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगा है उसकी फ्रीक्वेंसी है ये ओमेगा डी। और ये बी तो पता है, ये बी डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ये कल भी बात किए थे, है ना। मीडियम पे डिपेंड करता है और शेप एंड साइज, बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है ये बी का वैल्यू। ये बी क्या है? डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ये कल बात किए थे, तो कल वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो आपको पहले वो देखना है। पल्लव फिजिक्स चैनल का नाम है, आपको टाइप करना है ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, है ना। वहां पे जाके पहले आपको देख लेना है डैम्ड ऑसिलेशन, फिर ये आगे समझ आएगा सही से। तो ये ए डबल प्राइम ये आ रहा है। तो आगे अब बात कर लेते हैं ए डबल प्राइम से आगे ही बात करेंगे कुछ केसेस के बारे में। इससे इस इक्वेशन से कुछ केसेस बनेगा स्पेशल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला केस क्या बनेगा? केस 1, जो अगेन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं उसको भी। ये ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर ये डिफरेंस जो है ये अगर ज्यादा है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं इफ ओमेगा माइनस ओमेगा डी इज लार्ज, ये थोड़ा डिफरेंस है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, ये कुछ वैल्यू है। और बी ये जो डैम्पिंग कोफिशिएंट है दिस इज वेरी स्मॉल, इन दैट केस एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए डबल प्राइम और ये एफ नॉट, ये एम स्क्वायर, और ये डिफरेंस कुछ वैल्यू है तो ये जीरो नहीं होने वाला, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये बी स्मॉल है ना। ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन देखें, सेकंड वाले एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है ये बी स्क्वायर है और बी ऑलरेडी स्मॉल है, तो कोई चीज छोटी है उसका स्क्वायर करेंगे और हायर पावर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जैसे ये 0.2 है, इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 0.04, तो ये और छोटा हो गया नहीं। तो उसी तरह से b छोटा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और कम हो जाएगा, ये इतना कम हो जाएगा लगभग कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, टेंडिंग टू जीरो। तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, है ना, ये टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा लगभग, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और इसको नहीं लिख रहे, और दिस इज हाफ। तो अब ये क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा एफ नॉट, ये m ये रूट से कट जाएगा, m बाहर आ जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ ये बन रहा है रिजल्ट, है ना। ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये शायद थोड़ा यहाँ पे ध्यान आ रहा है मेरे को, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है शायद, नहीं ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, नहीं ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ये यहाँ पे रूट आएगा, है ना, ये यहाँ पे रूट आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे रूट आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता। फॉर्मूला थोड़ा है लेंदी, है ना, याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर और ये हाफ, ये आ जाएगा इस पे रूट में। तो ये वैल्यू एम्पलीट्यूड का बन जाएगा जब ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है ना। तो ये मेरे उतने काम का भी नहीं, ये हमको ज्यादा ध्यान में रखना। लेकिन जो अगला केस है इसका, जो नेक्स्ट केस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला केस ये है कि ओमेगा माइनस ओमेगा डी लार्ज नहीं है, काफी स्मॉल है, इतना स्मॉल ये ओमेगा नियरली इक्वल है ओमेगा डी के,
तो वो वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी की बात करेंगे जल्दी से, है ना। वो वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वाला केस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केस 2 वो इंपॉर्टेंट है। तो वो है केस 2, वो है व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा डी। ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है ना। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर है। उस केस में ये एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। और बी जो है अगेन स्मॉल ही है ना। बी डैम्पिंग कोएफिशिएंट स्मॉल है, ठीक है। तो उस केस में ये एक्सप्रेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगा। ए डबल प्राइम एम्पलीट्यूड एफ नॉट, तो ये तो इक्वल है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा। नहीं, ये वाला तो खत्म हो जाना है कि नहीं, ये जीरो हो जाएगा। बी स्मॉल है तो इस पे आते हैं, तो ये बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ। तो ये रूट से कैंसिल होगा, एफ नॉट बाय बी ओमेगा डी। तो ए डबल प्राइम आ जा रहा है क्या, एफ नॉट बाय बी ओमेगा डी, है ना। ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है एम्पलीट्यूड का, है ना। ये एक्सप्रेशन आ जा रहा है एम्पलीट्यूड का, ए डबल प्राइम एफ नॉट बाय बी ओमेगा डी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन लेके चले कि बी जो है वो काफी स्मॉल है। तो यहां से आप देखें, इफ बी इज स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर ये छोटा है, ये कम है ना, ये कम है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कम होगा। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। नहीं, अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझे, ये कम है तो ये क्या होगा, ज्यादा। इनवर्स रिलेशन ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं, ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे कह सकते हैं। या ऐसे समझे कि ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम है तो ये कम हो जाएगा, ऊपर को डिवाइड करेंगे तो ज्यादा वैल्यू आएगा, तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो बी जब छोटा है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। नहीं, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस इनॉर्मसली, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। और इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस, इसी को बोला जाता है रेजोनेंस, इसी कंडीशन को। तो रेजोनेंस क्या है, ये एक फेनोमेना है ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन, कब, कंडीशन पे, एम्पलीट्यूड कब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। बिल्कुल कुछ ऐसा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी हो जाता है और बी काफी छोटा है। उस केस में ये जो एम्पलीट्यूड है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस लिखते हैं अब, रेजोनेंस, है ना। फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ये आज का टॉपिक था। तो रेजोनेंस होता है, दिस इज फेनोमेना ऑफ, दिस इज फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड, इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड व्हेन, शॉर्ट में लिखे, व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी। जब ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाता है। नहीं, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। नहीं, इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड वर्सेस ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाते हैं और उसको ओमेगा नॉट पे लाके देखते हैं कैसा हो जाता है वो, ठीक है। तो इस बात को ग्राफ से भी समझ लेते हैं। तो चलिए एक ग्राफ देख लेते हैं इसका, है ना। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये ग्राफ है एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ये एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड और इधर रहा ये ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फोर्स का
नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है तो कैसा ग्राफ पीक ले लेता है, ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ पीक ले लेता है ना। ये इस पॉइंट पे ये ओमेगा डी जो है ये ओमेगा के बराबर हो जाता है इस पॉइंट पे, है ना। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो एम्पलीट्यूड है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं इसको इस केस में। तो ये रेजोनेंस का सिनेरियो है। नहीं, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। तो जब ड्राइविंग फोर्स का फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा इनॉर्मसली बढ़ जाता है। नहीं, ये बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और इसी को कहते हैं रेजोनेंस। यही है रेजोनेंस, है ना। तो यही होता है जब अर्थक्वेक आता है ना, जब भूकंप आता है तो किसी किसी का घर का ज्यादा नुकसान होता है, किसी का बहुत कम नुकसान होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्थक्वेक का होता है एक फ्रीक्वेंसी अपना, है ना। और जो घर बना हुआ है, सब घर का अपना अलग अलग नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। तो जिस घर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अर्थक्वेक का फ्रीक्वेंसी मैच करता है उसका ज्यादा नुकसान होता है, और जिससे मैच नहीं करता उसका कम नुकसान होता है। ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि घर किस मटेरियल से बना है, नहीं कितने एरिया में बना है, कितना हाइट है, ये सब बात पे भी डिपेंड करता है। तो जिसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिस घर का मैच करता है भूकंप के फ्रीक्वेंसी से, उस केस में क्या होता है, यही रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑसिलेशन बहुत ज्यादा तेज तेज होगा, घर ज्यादा डोलने लगेगा। नहीं, तो इवेंचुअली गिर जाएगा फिर। तो जिसका मैच करता है उसका ज्यादा नुकसान, जिसका नहीं करता उसका कम नुकसान। इस सिनेरियो को बोला जाता है रेजोनेंस, है ना, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। एनसीईआरटी में एक और तरीका दिया है इस बात को समझने के लिए, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो 4-5 पेंडुलम सस्पेंड करके उस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं, उस पे भी बात कर लेते हैं। तो ये वो ग्राफ था। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि एक और तरीके से समझाया है इस रेजोनेंस को एनसीईआरटी। तो ये कुछ पेंडुलम सस्पेंड करा के, है ना, ये कुछ पेंडुलम सस्पेंड करा के, इसको कह लेते हैं नंबर 1। ये दूसरा पेंडुलम, दिस इज नंबर 2। ये तीसरा पेंडुलम, दिस इज नंबर 3। एंड दिस इज फोर्थ पेंडुलम एंड दिस इज फिफ्थ पेंडुलम। ये 5 पेंडुलम इस तरह से कुछ सस्पेंडेड है फ्रॉम अ रोप, फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट। ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो 1 पेंडुलम है और 4 पेंडुलम है, इसका लेंथ सेम है। नहीं, ये 1 और ये 4, ये दोनों जो पेंडुलम है इसका लेंथ सेम है। नहीं, इफेक्टिव लेंथ ये सेम है ना। 1 का और 4 का इसका लेंथ सेम है। 2, 3, 5 का फिर अपना अलग अलग है। ठीक है। तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड पेंडुलम का होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी बाय एल, है ना। रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का, तो इसको बस पलट देंगे। तो यहां से ये 2 पाई कांस्टेंट है, ये जी कांस्टेंट है। तो यहां से ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो यहां से हम लोग ये बस समझेंगे, अभी हमको रेजोनेंस और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वो समझना है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन अभी काम आएगा आगे, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर ऑफ लेंथ। तो ये जो पहला पेंडुलम है, ठीक है, ये जो पहला पेंडुलम है, अगर हम इसमें ऑसिलेशन दें, है ना, ये पहले पेंडुलम को अगर हम ऑसिलेट कराना स्टार्ट करें, अगर हम पहले पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करा दें और छोड़ दें, ठीक है, ये पहले पेंडुलम को ऑसिलेट करा के छोड़ दें, तो क्या होगा, ये जो पहले पेंडुलम की एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो इस रोप से सस्पेंडेड है, तो इस रोप में भी ट्रांसफर होगा। नहीं, ये पहले पेंडुलम जब ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो ये पेंडुलम इस रोप से सस्पेंडेड है, तो इस एनर्जी, इस पेंडुलम की एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन ये यहाँ पे ट्रांसमिट होगी इस रोप में। तो जैसे इस रोप में ट्रांसमिट होगी,
ये 2 3 4 5 ये सारा पेंडुलम जो है किसी रोप से लगा हुआ है, तो ये 2 3 4 5 नंबर वाला पेंडुलम भी क्या करेगा, ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। नहीं, ये भी ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ये भी इस तरह से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। लेकिन जो 2 3 और 5 नंबर पे पेंडुलम है, ये थोड़ी देर ऑसिलेट करने के बाद रुक जाएगा। नहीं, इसका ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 3 5 नंबर का पेंडुलम जो है, इसका लेंथ अलग है पहले नंबर वाले पेंडुलम से। क्या मतलब है इसका? 2 3 5 नंबर वाला पेंडुलम जो है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, 2 3 5 नंबर वाले का पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 वाले पेंडुलम से अलग है कि नहीं? इसका लेंथ अलग है, लेंथ अलग तो फ्रीक्वेंसी अलग, है ना। 2 वाले का लेंथ अलग है, 3 वाले का लेंथ अलग है, 5 वाले का लेंथ अलग है ना। तो जिसका लेंथ अलग उसका फ्रीक्वेंसी अलग। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका लेंथ जितना ज्यादा इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्स में रिलेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम। नहीं, जिसका लेंथ जितना ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही कम। फ्रीक्वेंसी कम होने का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट किया, ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी उतना कम है, मतलब जितना ज्यादा लंबा पेंडुलम होगा वो बहुत जल्दी जल्दी रुक जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसका ऑसिलेशन कम है ना, फ्रीक्वेंसी कम है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी कम है तो क्या, वो ऑसिलेट करेगा फिर रुक जाएगा जल्दी से, है ना, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कम है, पर सेकेंड ऑसिलेशन कम है ना। तो जिसका लेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है, नहीं, तो वो बहुत धीमे धीमे ऑसिलेट करेगा। नहीं, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी है कम। तो कहने का मतलब बस यहाँ ये है कि ये जो 2 3 और 5 नंबर का पेंडुलम है, ये ऑसिलेट तो करेगा, है ना, ये ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी रुक जाएगा। इसका ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो बहुत कम बनेगा। क्यों बनेगा कम? क्योंकि ये 2 3 5 का जो फ्रीक्वेंसी है 1 से अलग है। यही तो हम देखे अभी रेजोनेंस वाले सिनेरियो में, कि अगर ड्राइविंग फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है किसी सिस्टम का नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा नहीं होता, है ना, वो ऑसिलेशन तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये 2 3 5, ये 2 3 और 5 ये ऑसिलेट तो करेगा, बट एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल, एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉल एंड ऑसिलेशन विल डाई आउट, oscillation will die out very soon, ऑसिलेशन फिर तुरंत खत्म भी हो जाएगा। लेकिन 4 नंबर वाले पेंडुलम में क्या होगा? 4 नंबर वाले पेंडुलम में 4 नंबर वाले पेंडुलम का लेंथ 1 वाले पेंडुलम के लेंथ से मैच कर रहा है। क्या फायदा है इससे? इससे फायदा ये मिलेगा कि 4 नंबर वाले पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 वाले पेंडुलम से मैच कर जाएगा, है ना। 4 का पेंडुलम 1 का पेंडुलम फ्रीक्वेंसी सेम होगा, क्योंकि इसका लेंथ सेम है। नहीं, 1 और 4 का लेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो 1 को जब ऑसिलेट करा के छोड़ेंगे, ये वाइब्रेशन या ट्रांसमिट होगा, ये सब ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा और सब इवेंचुअली ऑसिलेट करके रुक भी जाएगा। लेकिन 4 वाला ऑसिलेट करता रहेगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है 1 से। इस 4 वाले का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, इस 4 वाले का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये ज्यादा देर तक ऑसिलेट करता रह जाएगा। नहीं, और फिर इवेंचुअली वो भी डाई आउट होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड उस समय इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये 2 3 5 के मुकाबले ज्यादा देर तक ऑसिलेट करेगा। नहीं, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है क्योंकि ये आ गया है अब रेजोनेंस सिनेरियो के अंदर, इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है 1 से। इसी को तो कहते हैं रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वही कहानी यहाँ पे हो रही है। तो 4 वाला ज्यादा देर तक ऑसिलेट करेगा क्योंकि इसका 1 से फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। नहीं, तो ये था फोर्स्ड ऑसिलेशन और रेजोनेंस। आई होप ये समझ आया होगा आपको। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।